तो लास्ट टाइम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम कर भी चुके थे, बीच में पेंडिंग था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हम ब्रीफ में पिछला रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एनिमेटेड व्यू। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला है ओरल कैविटी, ब्यूकल कैविटी जिसको माउथ भी बोल सकते हैं। सेकंड है फूड पाइप जिसको इसोफेगस कह सकते हैं। तीसरा है स्टमक जिसको आप फूड बैग कह सकते हो। उसके बाद है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with saliva. जब भी आप कोई Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. उसको निगलने में आसानी हो। Food in the pharynx ये वाली मूवमेंट बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी है कि जब भी हम किसी सॉलिड फूड को निगलते हैं तो स्वेलोइंग प्रोसेस में हमारे गले में क्या होता है, ये आपको ध्यान से नोट करना है। Larynx stimulates the swallowing reflex. The larynx is pulled up तो बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व हैं स्वेलोइंग to meet the प्रोसेस में, epiglottis जो खाने को आगे की तरफ पुश करती हैं। and seal off the trachea. Food by the tongue. आप ये जो मसल देख रहे हो, इस मसल को एपिग्लोटिस बोल सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है वो भी आप देख सकते हैं। Food in the pharynx stimulates the swallowing reflex. The larynx तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो मसल है ये एपिग्लोटिस है। यहाँ आप दो पैरेलल पाइप देख सकते हो। एक है विंड पाइप जिसमें से ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होता है, और दूसरी है फूड पाइप जो कि विंड पाइप के बिल्कुल पीछे है। तो जैसे ही फूड पार्टिकल ब्यूकल कैविटी से आगे बढ़ते हैं तो एपिग्लोटिस विंड पाइप को क्लोज कर देता है, जिससे जो खाना है फूड पार्टिकल्स है वो विंड पाइप में ना जा पाए। is pulled upward to meet the epiglottis. तो एपिग्लोटिस का फंक्शन आप इस वीडियो में ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका फंक्शन है विंड पाइप को क्लोज कर देना जब भी आप खाने को निगल रहे हो। लेकिन अगर आप खाना निगलते हुए बोल पड़ते हो तो हो सकता है कि एपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद ना कर पाए और खाना आपकी विंड पाइप में सांस की नली में चला जाए। तो अगर खाना सांस की ट्यूब में चला जाता है उससे आपको खांसी भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, और एक्सट्रीम केसेस में ये जानलेवा भी हो सकता है। तो अच्छा है कि खाना खाते हुए आप कुछ ना बोले, अदरवाइज एपिग्लोटिस अच्छे से बंद नहीं होगा और आपको फिर खाना दिक्कत कर सकता है विंड पाइप में। फूड पाइप विंड पाइप के बिल्कुल पीछे है and seal off the trachea. यहाँ फूड पाइप के अंदर इसोफेगस के अंदर होने वाले मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो खाने को आगे की तरफ पुश करने में हेल्पफुल है। Food goes from the pharynx तो ये कोई सिंपल पाइप नहीं है। जो फूड पाइप है वो एक मस्कुलर पाइप है। ये कोई रबड़ की पाइप की तरह रिजिड नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये अपने डायमीटर को फूड पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकती है एक लिमिट तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें से खाना इजीली नीचे जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन to the esophagus. Food moves कई लोगों में फूड पाइप कैंसर की वजह से या किसी और वजह से डैमेज हो जाती है, एसिडिटी या कैंसर की वजह से, तो उन पेशेंट्स में एक आर्टिफिशियल फूड पाइप लगा दी जाती है।
लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होती जितना कि नेचुरल होती है। उसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगे, तो उन्हें बिना मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के ही खाना आगे स्टमक की तरफ जाएगा। तो जो ओरिजिनल फूड पाइप है उसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे खाने को आगे भेजने के लिए। Down the esophagus by peristalsis. आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ इसोफेगस जहाँ पर टर्मिनेट होता है वहाँ एक स्फिंटर बना हुआ, एक वाल्व बना हुआ है। इस वाल्व का पर्पस है वन साइड मूवमेंट। इसमें खाना ऊपर से नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। सिर्फ वोमिटिंग के केस में ये स्फिंटर ओपन हो जाता है, जिससे स्टमक के अंदर का खाना ऊपर की तरफ पुश होने लगता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के साथ। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में ये स्फिंटर वन साइड मूवमेंट को ही सपोर्ट करेगा, मतलब खाना इसमें से सिर्फ नीचे जा सकता है, स्टमक के अंदर का खाना ऊपर नहीं आ सकता है। चाहे आप उल्टे भी लटक जाओ तो भी ये स्फिंटर क्लोज रहेगा, ये वाल्व क्लोज रहेगा और आपका खाना फूड बैग से फूड पाइप में उल्टा वापस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आएगा। The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. यहाँ आप स्टमक के अंदर जो लिक्विड देख रहे हो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस का मिक्सचर, जो कि खाने को डिसॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल है। सिंपल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल। The unique muscular structure of the आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एसिड ने फूड को डिसॉल्व कर दिया है। stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme exits लगभग 1.5 से 2 घंटे स्टमक में खाना रहेगा, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसीड कर जाएगा। through the pyloric sphincter into the duodenum of the स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, small intestine. The major portion सेकंड पार्ट है जेजुनम, थर्ड है इलियम। तीनों ही पार्ट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले खाना एंटर करेगा ड्यूडेनम में। of absorption and digestion occurs in the small intestine. डाइजेशन का जो मेजर स्टेप है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। वैसे तो डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम्स हैं वो स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देते हैं माउथ में ही। फिर स्टमक में जाकर भी काफ़ी सारे मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल ब्रेकडाउन होंगे खाने के, तो स्टमक में भी डाइजेशन की अगली प्रोसेसेस शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो मेजर प्रोसेसेस हैं डाइजेशन की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, जो कि स्टमक से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें जब खाना एंटर करेगा तो वो बाइल जूसेस के साथ अदर डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि ड्यूडेनम में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन रिसीव होता है। तो ड्यूडेनम में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाएंगे इस फूड के साथ जो कि स्टमक से आ रहा है। The mucosa secrete enzymes that supplement the digestive enzymes of the pancreas and liver. यहाँ आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है हमारा लीवर, पैंक्रियाज, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करेगा, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस के पर्टिकुलर नेम याद करना 7th क्लास में, सभी नाम याद करना जरूरी नहीं है, वो 10th क्लास के लिए आपके लिए पेंडिंग है। This completes the chemical process of digestion. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. The structure of each villus contains a capillary ये आप देख and सकते lacteal हो to कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो सरफेस है, इनर सरफेस, वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, बल्कि काफ़ी ही थोड़ा रफ सरफेस आपको मिलेगा। उसको एक्चुअली रफ भी नहीं कह सकते हैं। तो बिल्कुल प्लेन सरफेस स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं होगा, उसमें बहुत सारे
प्रोजेक्शंस होंगी जिनको हम विलाई बोल सकते हैं, pick up the digested nutrients. जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है। The nutrients are now transported by the blood to all the cells of the body. तो यहाँ पर शो किया गया है कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। The undigested food reaches the ileocecal valve and enters the large intestine. जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, उसमें बहुत सारा वाटर भी प्रेजेंट होगा, हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स विटामिन भी हों जो कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे अब लार्ज इंटेस्टाइन। or colon. तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कोलन कह सकते हैं, जिसमें अनडाइजेस्टिव फूड में से एक्सेस वाटर और न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। Colon absorbs water, manufactures vitamins, produces mucus, and forms and expels. तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है कोलन, उसके फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो भी एक्सेस वाटर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ताकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। सेकेंड फंक्शन है कोलन का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विटामिन्स। बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी है। थर्ड पॉइंट है प्रोड्यूसेस म्यूकस। जो तीसरा फंक्शन है कोलन का, वो बहुत सारा म्यूकस या फिर लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चर करेगा जो कि सॉलिड वेस्ट के मूवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जो सॉलिड वेस्ट क्रिएट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी स्मूथ मूवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो म्यूकस प्रोड्यूस होगा कोलन में। और जो फोर्थ फंक्शन है वो है फॉर्म्स एंड एक्सपेल्स फीसिस। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि सॉलिड फॉर्म में आ चुका होता है कोलन में, उसको हम फीसिस कह सकते हैं। तो उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट में भी कोलन का काफ़ी, लार्ज इंटेस्टाइन का काफ़ी बड़ा रोल है। बहुत सारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे जो कि खाने को आगे की तरफ एक्सपेल करेंगे। Feces. Mass peristalsis pushes the feces यहाँ आप देख सकते हो कि सॉलिड वेस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पार्ट में, जिसको हम रेक्टम कह सकते हैं। into the rectum, which stimulates the defecation reflex. तो भी आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। खिंच सकता है, इसके नॉर्मल साइज से खिंच सकता है, इसके नॉर्मल साइज से खिंच सकता है, इसके नॉर्मल साइज से खिंच सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो स्टमक यानी कि फूड बैग की लोकेशन। तो जो फूड बैग है वो हमारी रिब केस की जो बोन्स हैं उससे प्रोटेक्टेड रहेगा। थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल बीच में नहीं होगा, थोड़ा लेफ्ट, बॉडी की लेफ्ट की तरफ है। और ये हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। बिना खाने के ये काफ़ी छोटा दिखाई देगा, लेकिन खाना खाने के बाद ये 3 to 4 टाइम्स तक एक्सपेंड हो सकता है। इसके नॉर्मल साइज से खिंच सकता है, 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 इसके नॉर्मल। The final stages of food digestion take अभी इस वीडियो में आप देखोगे कि किस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस तरीके से बॉडी से बाहर एक्सपेल होगा, एक्सक्रीट होगा। place in the large intestine, or colon.
After nourishment is extracted from what we eat, the leftover waste material mixed with water flows from the small यहाँ जो वेस्ट फूड आ रहा है जो कि अनडाइजेस्टेड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। intestine into the colon. After यहाँ जो चीज ऑब्जर्व करने की है वो ये कि यहाँ खाने की अपवर्ड मूवमेंट होगी अगेंस्ट ग्रेविटी which is supported by muscular contractions in our large intestine, and this process is controlled by our brain. जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हमारी बॉडी में चल रही होती है और हमें पता भी नहीं चलता है। जब हम सोए हुए होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तब भी खाना हमारी इंटेस्टाइन्स में आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, जिसमें कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस का काफी बड़ा रोल है। अगेंस्ट ग्रेविटी भी फूड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। entering the colon, stool जैसे जैसे फूड आगे की तरफ बढ़ेगा, फूड का मतलब है यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि वेस्ट फूड है, जिसमें से जितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सकते थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुके हैं। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में जब एंटर करेगा इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा वाटर होगा जो कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता जाएगा। जैसे जैसे लिक्विड वेस्ट फूड आगे बढ़ेगा ये सोलिडिफाई होता जाएगा, क्योंकि इसका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता जाएगा, तो ये और ज़्यादा हार्ड और सॉलिड फॉर्म में आता जाएगा। loses water as it travels upward through the ascending colon and across the belly through the transverse colon. As water is lost, stool returns from a liquid into a solid as it goes down toward the rectum in the descending colon. Stool is moved through the sections of the colon by waves of squeezing muscles in an action called peristalsis. Constipation can occur if too much water is absorbed from the stool or if peristalsis is slowed down. Many other factors can also play a role, such as a poor diet low in fiber. The final stages of food digestion take place in the large intestine or colon. After nourishment is extracted from what we eat, the leftover waste material mixed with water flows from the small intestine into the colon. After entering the colon, stool loses water as it travels upward through the ascending colon and across the belly through the transverse colon. As water is lost, stool returns from a liquid into a solid as it goes down toward the rectum in the descending colon. और इस सिचुएशन को बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। Stool is moved through the sections of the colon by waves of squeezing muscles in an action called peristalsis. Constipation can occur if too much water is absorbed from the stool or if peristalsis is slowed down. Many other factors can also play a role, such as a poor diet low in fiber. अगर खाना धीरे धीरे मूव करेगा तो भी हो सकता है कि वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए और उससे कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन आ जाए। What happens when you eat? Easy by your teeth fixes the food called the esophagus thing or valve at the lower end of it. यहाँ Which is पर called- जो चीज ऑब्जर्व करने की है वो ये कि जो हमारा स्टमक है वो भी फूड के एंटर होने के बाद काफी हरकत में आ जाता है। शांत दिखने वाला स्टमक भी फूड को फिजिकल ब्रेकडाउन के लिए काफी सारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करेगा। The sphincter muscle. तो आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे मस्कुलर Sphincter muscles स्टमक के open only जो कि फूड की मूवमेंट के लिए फूड के फिजिकल केमिकल ब्रेकडाउन में काफी हेल्पफुल है। to allow food and liquid into the stomach. तो हमारा These stomach muscles खुलता are रहेगा tightly और closed जो फूड है वो and function circular form as a में one-way valve होता to है। prevent backflow और of ये हमें पता भी contents नहीं चलेगा from your stomach हमारी body into में the होने वाले जो भी esophagus. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहे Your होते हैं। stomach चाहे squeezes, हम जाग रहे हो, चाहे mixes, नींद में हो, and mashes तब भी ये and प्रोसेस adds more juices to the और हमें food. पता भी नहीं चलेगा। By the time it is ready to leave your stomach, it is like toothpaste and is called chyme.
अभी तक की डिस्कशन में किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। जिस भी बच्चे की क्वेरी है वो खुद को अनम्यूट करें और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्रिश, आवाज आ रही है आपको? क्रिश ठाकुर, बोलो क्रिश। यस सर। समझ आया आपको? वीडियो में वीडियो अटक के तो नहीं चल रही? जागृति, आवाज आ रही है आपको? जागृति शर्मा, यस सर। आपकी वीडियो अटक के तो नहीं चल रही? नो सर। ओके, कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेरी? नो सर। तो अच्छा, आप बताओ हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका फंक्शन क्या है? सर वो फूड का सिंपलर ब्रेक डाउन कर देता है। और सेकंड फंक्शन? सर और सेकंड एक और फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? Sir, it clears all the bacterias, बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी जर्म्स harmful होंगे। substances. Because hydrochloric acid is very harmful, but the inner lining of stomach is protected, so it never causes any damage to stomach, but it kills all those harmful bacteria which enter while we take in food. वैसे आपने देखा होगा, अगर डाइल्यूट एसिड, थोड़ा सा भी एसिड अगर हमारे स्किन पर गिर जाता है तो कितनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म में हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें नॉर्मली पता नहीं चलता है, क्योंकि जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है वो हमारे स्टमक के इनर टिश्यू को प्रोटेक्ट रखती है। उस स्टमक की इनर लाइनिंग में हमेशा म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, जो कि एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड भी करता है। तो ज़्यादातर एसिड स्ट्रोंग तब होता है जब हम खाना भी खाने वाले होते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा क्योंकि वो खाने में मिक्स हो जाएगा। पानी पीने के बाद एसिड की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक पड़ जाती है, इसलिए खाना खाने से आधा घंटा पहले ही पानी पीना चाहिए। खाना खाने से आधे घंटे के दौरान कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज स्टमक का एसिड जो है वो वीक हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। पानी अगर एसिड में मिक्स हो जाता है, फिर ऐसा एसिड हमारे बैक्टीरिया और जर्म्स को अच्छी तरह से किल भी नहीं कर पाएगा, तो जर्म्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे हमारी बॉडी में एंटर करने के, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में एंटर करने के लिए जर्म्स को अच्छा मौका मिल जाएगा अगर हम खाने से पहले पानी पी लेते हैं काफ़ी सारा। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले ही पानी पीना चाहिए। खाना खाने से आधे घंटे के दौरान कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज एसिड वीक पड़ जाएगा और उस केस में फिर जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और फूड का डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा। फूड बिना डाइजेस्ट हुए ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, वहाँ पर फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस बन सकती है अगर फूड अनडाइजेस्टेड रहेगा स्टमक में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सभी को। खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना है 45 मिनट तक, क्योंकि वो टाइम होता है जब हमारे बैक्टीरिया वायरस किल हो रहे होते हैं और जो फूड है उसका केमिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा होता है हमारे स्टमक में। तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप गर्म पानी की 1-2 घूंट पी सकते हो, ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए।
अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो हमारे डाइजेशन में बाधा बन सकता है, प्रॉब्लम बन सकता है। तो अभी पूरब से पूछते हैं। पूरब, आपको बताना है कि अगर हम सो रहे होते हैं तो क्या उससे डाइजेशन, फूड के मूवमेंट की प्रोसेस पर असर पड़ेगा? अगर नो हम सर। सो रहे हैं तो क्या फूड, डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड हमारे एलिमेंट्री कैनल में फूड ट्रैक में आगे मूव कर पाएगा? नो सर। रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे पूरब? अगर हम सो रहे होते हैं तो भी खाना हमारे इंटेस्टाइन में आगे की तरफ मूव करता रहता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता रहता है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, स्टमक में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस चल रही होती हैं जो खाने को आगे की तरफ पुश करती हैं। तो अगर आप उल्टा लटक के खाओगे तो भी खाना स्टमक में ही जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उल्टा लटक के ही खाओ, उससे खाना आपके विंड पाइप में भी जा सकता है। स्पेस में ऐसा कर सकते हैं, स्पेस में आप उल्टा लटक के खाओ, कैसे मर्जी खाओ, क्योंकि वहाँ वेटलेसनेस होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गौरव, आप अपनी वीडियो ऑफ करें। टीवी पर जो आप ऐड देखते हो उसमें आपको जो इंटेस्टाइन्स दिखाई गई होंगी, क्या आप वो जिद्दी कब्ज से परेशान हैं? एक्चुअल पोजीशन आपको में नहीं चाहिए दिखाई गई। आंतों की स्वस्थ देखभाल। ट्राई करें झंडू नित्यम टैबलेट। आप ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, यहाँ पर आपको जो एनिमेटेड जो दे पिक्चर 3 फायदे। दिखाई गई इसके है 7 असरदार कब्ज राहत तत्व आंतों की देखभाल कर। इंटेस्टाइन्स की, इंटेस्टाइन की ये वाली जो कोल्ड स्ट्रक्चर दिखाई गई है बहुत ही सिंपल दिखाई गई है। एक्चुअली में तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोल्ड स्ट्रक्चर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। यहाँ आप देख सकते हो कितना सिंपल ट्रैक दिखाया गया है खाने के लिए, जब कितना सिंपल नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगी, उलझी हुई होंगी हमारे इंटेस्टाइन्स, उसमें से भी खाना आगे की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में आपको बहुत ही सिंपल दिखाया जाएगा, फूड की जो मूवमेंट है वो बहुत ही सिंपल दिखाई जाएगी। कई बार आपको कोई टैबलेट वगैरह लेनी पड़ सकती है, फूड के डाइजेशन को में हेल्पफुल रहेंगी, जो कि देख कब से रात भर में आराम बिना पेट मरोड़, और ये लेने में भी आसान। तो टीवी पर जो आपको ऐड में इंटेस्टाइन्स दिखाई गई है उतनी सिंपल वो होती नहीं है। अभी आपको कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाते हैं। सबसे पहले हम विलाई पर आते हैं। इससे पहले थोड़ी सी पिक्चर्स ये भी हम देख चुके थे। आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक पाइप का टुकड़ा दिखाया गया है जिसके इनर लाइनिंग में बहुत सारे प्रोजेक्शंस दिखाए गए हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। एक पाइप है जिसका इनर सरफेस जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में विलाई बोलते हैं। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से, ये उसका एक मॉडल है। एक्चुअली में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उसका इनर सरफेस भी इसी तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कवर्ड होगा।
जो कि खाने के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो जितनी ज़्यादा विलय होंगी, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगी, उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे हमारे ब्लड में। तो जो आप ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हम विलय बोलते हैं, ये जो कि हमारी ब्लड सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनके डिटेल वैसे तो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन 7th क्लास में आपके लिए जाना काफ़ी है कि इन्हीं की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे हमारे ब्लड में। जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो इन्हीं विलय के थ्रू ही हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे। इसका अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देखना चाहो तो ये इसका मॉडल है। ये जो आप ट्यूब देख रहे हो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जिसका इनर लाइनिंग है, इनर सरफेस है, वो बिल्कुल प्लेन नहीं है बल्कि उबड़ खाबड़ है, या कहो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कवर्ड है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम विलय कह रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसके बारे में आप डिटेल में 10th क्लास में ही पढ़ पाओगे। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये फूड हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कैसे मूव कर रहा है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। थोड़ा क्लियर कम है, फिर भी मोटा मोटा अंदाजा आपको मिल सकता है। ये जो आप सरफेस देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का सरफेस है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका अंदर का जो सरफेस है वो प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिनका काम है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अभी आपको कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। कोई भी बच्चा अपनी क्वेरी रेज नहीं कर रहा है, किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन मार्क भी नहीं डाला हुआ है। काफ़ी टाइम से स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन किसी भी बच्चे ने खुद को अनम्यूट करके नहीं बताया कि स्क्रीन नहीं आ रही है। हिमांशी, कितने टाइम से स्क्रीन आउट है? सर 5 or 6 minutes। लेकिन आपने किसी भी बच्चे ने नहीं बताया कि स्क्रीन नहीं आ रही है और 5-6 मिनट तक आप ऐसे ही देखते रहे। तो आगे से अगर ऑडियो वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपको खुद को अनम्यूट करके बताना है। कई बार चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं जाता है। मनस्वी, आपकी कोई क्वेरी है तो आप खुद को अनम्यूट करें। सर Yes, Sir, sir, यहाँ पे- I have a query. हाँ सर बोलिए। सर यहाँ पे 2 नरेश सर आ रहे हैं, क्या तो हुआ? सर दूसरे वाले में जाने से सर वीडियो आ रही है। सर मेरे को तो दिख रहा है। ओके ओके। सर यहाँ पर 2 नरेश सर है। हाँ, एक नरेश से दो एक इसलिए नरेश हैं, से प्रेजेंट। दो नहीं है, वो एक ही है। वो बस एक स्क्रीन शेयर के लिए आ रहा है। चलो अभी तो सर क्वेरी किस दूसरे बच्चे वाले की में जाने है? से स्क्रीन है। दूसरे मनस्वी, वाले में आपको कुछ कहना है? आपने क्वेश्चन मार्क पुट किया हुआ है। Yes, sir. I just wanted to ask that, sir, the organs of our digestive system, they secrete hydrochloric acid. So, is there any other acid which could have replaced it?
हाइड्रो हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। वो कॉन्टिन्यूसली सिक्रेट होता रहता है। जब फूड का इंटेक होता है उस समय उसका अमाउंट बढ़ जाता है। आप कोई दूसरा एसिड भी अगर आपकी बॉडी में, स्टमक में, किसी के शरीर में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन पा रहा है तो आर्टिफिशियल एसिड को डायरेक्टली स्टमक में इंजेक्ट कर सकते हैं। फूड पाइप में तो नहीं कर सकते क्योंकि वो फूड पाइप को बर्न कर देगा। स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका आप आर्टिफिशियल टाइप बना सकते हो, लेकिन उसको स्टमक के अंदर इंजेक्ट करना या स्टमक के अंदर किसी भी तरीके से भेजना इतना इजी नहीं रहेगा। ज़्यादातर केसेस में अगर किसी का स्टमक डैमेज हो जाता है तो आर्टिफिशियल स्टमक की हेल्प से उसके खाने को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है, फिर उसको उसकी बॉडी में एंटर करवाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो ना तो बहुत ही वीक होता है और ना ही इतना स्ट्रोंग होता है जितना कि तेजाब जो घरों में हम यूज़ करते हैं वो होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी मीडियम रहेगी। आप इसकी जगह कोई दूसरा एसिड अगर लोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह अगर आप कोई स्ट्रोंग एसिड लोगे तो आपके स्टमक को डैमेज कर सकता है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड लोगे वो डैमेज कर सकता है। और अगर कोई वीक एसिड लोगे, कार्बोनिक एसिड वगैरह, वो इतना प्रॉपरली फूड का ब्रेक डाउन नहीं करेगा, जर्म्स को किल नहीं करेगा। तो नेचर ने हमारी बॉडी में जो सिलेक्शन की है एसिड की वो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ है। तो इसकी जो रिप्लेसमेंट है बहुत मुश्किल है कर पाना किसी और एसिड के साथ। लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर केस में जब स्टमक डैमेज हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन पाता है, उस केस में फूड को बाहर से ही आर्टिफिशियल स्टमक में ब्रेक डाउन करके बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड ट्यूब्स। तो अभी टाइम हो गया है 1:20। तो जाने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूँ जो आप घर पर ट्राई बिल्कुल ना करें। कुछ वीडियो ट्राई कर सकते हो लेकिन सभी नहीं। ये वाली वीडियो ट्राई, ये भी एक योगा का टाइप है जिसमें आप अपने इंटेस्टाइन्स की मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हो। इस तरीके से बहुत कम ही लोग ऐसे करने की हिम्मत रख सकते हैं। बात जब अपने पेट के करतब दिखाने की हो तब टोरंटो कनाडा के योगा गुरु ऋषि का जवाब नहीं। योगा की इस क्रिया को नेति तो ये अपने ब्रेन की हेल्प से अपने इंटेस्टाइन्स की मसल्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो कि एक इंटेस्टाइन्स की एक्सरसाइज के लिए काफी बेटर तरीका है, काफी अच्छा तरीका है। कहते हैं और कहा जाता है कि इससे पूरा शरीर अंदर से साफ हो जाता है, मगर इसे करना आसान तो नहीं है। अब सवाल है कि ऋषि ने अपने पेट की तो जो ये एक्सरसाइज करेंगे उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा। कितने बच्चे ऐसा कर सकते हैं? मांसपेशियों को इतना लचीला आखिर कैसे बना लिया है? ऐसा ट्राई किया है वो वाई टाइप करें। वो साहब असल में सांस छोड़ रहे हैं जिससे उनका डायफ्राम भी काफी ऊपर उनके सीने तक चला जाता है। उससे जुड़े दूसरे अंग भी उसके साथ ही ऊपर जा रहे हैं। जब तो कौन कौन बच्चे ऐसा कर सकते हैं, करने की हिम्मत रख सकते हैं, वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। नो मतलब बहुत मुश्किल है। इसमें क्या होगा, जब कोई ये एक्सरसाइज करता है
तो उसकी बॉडी में क्या होता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वो सारे अंग ऊपर चले जाते हैं तब पेट में उस जगह पर सिर्फ मांसपेशियां ही बचती हैं, उनसे ही हमारा सिक्स पैक बनता है। मगर इनकी उन मांसपेशियों पर जरा भी चर्बी नहीं है। उन्होंने अपनी मांसपेशियों को ऐसा बना रखा है और उनके ऊपर उनका अच्छा खासा नियंत्रण भी है। वो अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ और फैलाकर ऐसा कर लेते हैं। वो अपनी मांसपेशियों को दोनों तरफ घुमाते हैं, जो बड़ी ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो की डिटेल मैं आपको लिंक के थ्रू भेज दूंगा। फिलहाल इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जिनसे रिलेटेड वीडियोस के लिंक मैं आपको भेजूंगा। उसमें से एक रिकॉर्ड ये है जिसमें एक इंसान 7 लीटर पानी इकट्ठा पी सकता है और उसको बाद में शरीर से बाहर भी निकाल लीटर पानी भर सकते हैं। इतना सवाल है कि डिक्सन ये जांबाजी भरा कारनामा कैसे कर ले। ओके, तो ये 7-8 लीटर पानी एक साथ पी सकता है और बाद में बॉडी से निकाल भी सकता है। इससे रिलेटेड लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। प्रोफेशनल्स द्वारा किए गए हैं, इन्हें करने इसका शेप ऐसा है ना, सल्स रिएक्ट करती हैं और पेट फैल जाता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो 10-10 लोगों का खाना खा जाते हैं, तो उनके स्टमक का क्या हाल होता होगा उससे रिलेटेड लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। थोड़ा और रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। ये टीम एक तार के जरिए उनके गले की मसल्स को इलेक्ट्रोमायोग्राफ से जोड़ देती है। इस डायग्नोस्टिक खेल तो शायद उस वक्त से ही दिखाया जा रहा है जब से तलवार बनी है। जो अपने स्टमक इसोफेगस में भी बहुत ज्यादा डेंजर स्टूल, लेकिन क्या ऐसा सचमुच होता है? तो उस केस में उनकी इसोफेगस का रिस्पॉन्स क्या होता है उससे रिलेटेड लिंक भी आपको भेज दिया जाएगा। तो ये अभी मैं आपको लाइव क्लास में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिंक आपको भेज देता हूँ। अभी जाने से पहले किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो खुद को अनम्यूट करे। ओके, हैव अ नाइस डे। जाने से पहले एक बार मैं सभी बच्चों के नाम बोल देता हूँ। अखिलेश, पूरव, जागृति, कृष, अनमोल, हिमांशी, अनीक, मनस्वी, अनमोल, नितिका, अंकिता, गौरव सिंह, अंकिता गुलेरिया, मनस्वी दोबा। अच्छा, ये तो चैट बॉक्स है। हैव अ नाइस डे।